लास्ट क्लास तक में मैंने जो भी चीजें पढ़ाई आपको, उसके ऊपर कुछ सिंपल क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक था। और जैसे ये टॉपिक का क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, इसके बाद हम लोग काफी फास्टली फिर आगे के टॉपिक्स में मूव करेंगे, क्योंकि बेसिक्स एक्चुअल में आपको 9th में मालूम होनी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी बोला था आपको कि ये चीजें मालूम होनी चाहिए। तो अगर नहीं मालूम होता है तो इसलिए हम लोग को थोड़ा बहुत डिस्कशन करना पड़ता है। खैर, आते हैं हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट पे। जैसे कुछ क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। एक तो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ सबसे पहले। दूसरा, जिनका भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो अपना हाथ रेज कर लेंगे, ठीक है। जो रेज योर हैंड का ऑप्शन है, उसके थ्रू आप अपना हाथ रेज कर ले, ताकि सबको पता चल जाए कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर सारे लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम लोग आराम से उसका डिस्कशन शुरू कर लेंगे। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा आप हाथ रेज कर ले, ताकि मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे हमको मालूम पड़ जाए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करना शुरू करो। ट्राई करके देखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन, चार पार्ट दे रखे। 14 AMU ऑफ नाइट्रोजन, 140 AMU ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ट्राई करके देखो। और जिनका भी आंसर बनता जाएगा वो अपना हाथ रेस कर लेंगे। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था किसी एक का। सर पहला दो का 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन और 70 प्रोटॉन 70 इलेक्ट्रॉन होगा क्या? वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आंसर लिखेंगे। पहले चारों आंसर बना लो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कोई भी डाउट है तो पूछ लो। नो सर। नहीं, ये नहीं बताना है। मिली डाउट है? नो सर। ओके, अच्छा बन गया सारा क्वेश्चन, बढ़िया। हाँ। बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में कोई भी डाउट है पूछ लो, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 7 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 होना चाहिए। और प्रोटॉन भी उतना ही होगा, न्यूट्रॉन भी उतना ही होगा, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा, तीनों सेम होंगे। यस सर। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में तो पूछ सकता है। बोलो क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट है किसी को? किसी को भी, जिसको भी डाउट होगा क्लियर करके चलना भैया। अगर इन सब बेसिक्स में डाउट होगा तो आगे कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले पार्ट के आंसर, दूसरे पार्ट के आंसर, तीसरे पार्ट के आंसर सेम ही होगा। 14 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 होना चाहिए आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में। बताओ भाई कोई डाउट है तो 1 से लेके 4 तक में। किसी को डाउट नहीं है 1 से लेके 4 तक में? क्वेश्चन भी नहीं बनाया किसी ने पहले, और किसी को डाउट भी नहीं है क्वेश्चन में। अनुष्का सब बन गया था सर। सर बन गया था। चलो बढ़िया है, बन गया तो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ट्राई करके देखो। बढ़िया भाई, 3 लोग का आंसर आ गया, बाकी लोग ट्राई करो फटाफट। जिन लोग का आंसर आते जाएगा अपना हाथ रेज करते जाना। आदित्य कौशल, ओके। अनुष्का, बर्शन, प्रशांत, अनुश्री जल्दी बनाइए। अनिमेश, बर्शन बन गया, ओके। प्रशांत बन गया, अनिमेश भी बन गया।
तनुश्री, अनुष्का, जल्दी। आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, 48 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलो बढ़िया, किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग अब टॉपिक वाले पार्ट पे वापस चलते हैं। वैसे शायद से निहार सर ने तुम लोगों को पहले लेक्चर में ये सारी चीजें बता दी थी, तो इसलिए अच्छा भी है। और हम लोग मोल वाले पार्ट पे जाते हैं। मोल वाले पार्ट के बारे में तुम लोग को आइडिया होगा शायद से। कोई भी सब्सटेंस का अगर हम लोग के पास 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स दे रखा, किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो पेन हो, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो मार्कर हो, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस का 6.023 इंटू 10⁻23 स्पीसीज लेंगे, जैसे मान लो कि हम लोग 1 मोल पेन बोलते हैं, तो 1 मोल पेन का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 पेन्स। जैसे हम लोग नॉर्मली जब डिस्कशन करते हैं तो हम लोग मार्केट में जाते तो होता ना कि दर्जन के टर्म में काम करते हैं हम लोग, 1 दर्जन केला, 1 दर्जन अंडा। तो जब हम लोग 1 डजन बोलते हैं, ऊपर लिख रहे हैं इस चीज को, जब हम लोग 1 डजन लिखते हैं तो 1 डजन का मतलब 12 होता है। 12 किस चीज का होता है ये किसी को नहीं मतलब। तब 12 हम लोग हर एक चीज से एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 12 केवल एक नंबर की बात कर रहे हैं। तो 1 डजन पेन बोला मतलब 12 पेन्स की बात कर रहे हैं। 1 डजन एटम बोलते तो 12 एटम्स की बात करते हैं। 1 डजन एग बोला तो 12 अंडों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हम लोग सिमिलर टाइप से 1 डजन वाले पार्ट की जगह पे अगर हम लोग 1 मोल टर्म यूज करना शुरू करें, जैसे मान लो एक स्लाइड में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जस्ट पीछे वाले स्लाइड में अगर हम लोग जो टर्म है अपने पास डजन, उस डजन वाले टर्म की जगह पे अगर हम लोग मोल यूज करना शुरू करें, तो बिल्कुल सिमिलर टाइप का रिलेशन हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा 1 डजन, तो 1 डजन वाले पार्ट का मतलब 12 हो गया। तो अगर हम लोग 1 डजन पेन लिखते मतलब 12 पेन्स की बात करते हैं। सिमिलर टाइप से 1 डजन एटम्स लिखते तो इसका मतलब हम लोग 12 एटम्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग डजन के जगह पे मोल वर्ड यूज कर ले, 1 मोल पेन, दैट मीन्स हम लोग 6.023 इंटू 10⁻23 पेन्स की बात कर रहे हैं। सिमिलर टाइप से अगर हम लोग मान लो 1 मोल ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल एटम लिखने से अपना काम चल जाएगा। तो यहाँ से 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो जैसे मोल का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो एक अलग टाइप की चीज है, बट हम लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से तो काम करेंगे, वो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स के लिए काफी ठीक रहेगा। बट हम लोग उसको जब जनरल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हमेशा ऐसे ही 1 मोल एटम मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। और इस टर्म को, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये 6.023 वाला पार्ट इंटू 10⁻23, इस चीज को हम लोग नॉर्मली एवोगाड्रो नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज सुन रखा होगा पहले भी आप लोगों ने, एवोगाड्रो नंबर। तो इस चीज को हम लोग Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 मोल एटम बोला या फिर Na एटम्स बोला, दोनों सेम चीज है। मतलब 1 मोल बोलो या Na बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और डेफिनेशन कुछ इस टाइप से दिया जाता है, जैसे अगर मान लो अभी आप लोगों को मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन को हम कार्बन के लिए अप्लाई करके देखते हैं, जैसे सेम क्वेश्चन था उसको बस चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। मान लो ऐसा सवाल दे रखा 12 ग्राम कार्बन में हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो अगर हम लोग को टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने होते तो हम लोग टोटल मास से एक एटम के मास वाले पार्ट को हम लोग डिवीजन में पुट करके रख रहे होते हैं। मतलब जो भी टोटल मास है उसको हम लोग एक एटम के मास से डिवाइड करते हैं। तो एक एटम का मास हम लोग के पास 12 AMU के बराबर होता है। ये कैंसल आउट होगा तो अपने पास बचेगा ऊपर यूनिट 1 ग्राम और नीचे 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये पार्ट कैंसल आउट होगा
और शायद लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि हम लोगों ने इस चीज को कैलकुलेट किया था 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर। तो डेफिनेशन एक्चुअल में कार्बन के रिस्पेक्ट में ही देते हैं हम लोग। 12 ग्राम ऑफ कार्बन में टोटल कितने एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज 1 मोल। तो हम लोग जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऐसा लिखते हैं, a mole is the amount of substance that contains as many entities। entities का मतलब हो गया, हम लोग स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो चाहे पेन हो, पेंसिल हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन, तो उससे मतलब नहीं है। बट मोल का मतलब हम लोग उतने नंबर ऑफ स्पीसीज की बात कर रहे हैं जो नंबर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है। तो अभी जस्ट कैलकुलेट किया था हम लोगों ने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स एग्जिस्ट करता है। तो बस हम लोग को कार्बन 12 से इस चीज को एसोसिएट करके रखना है। 1 मोल का मतलब दैट नंबर ऑफ स्पीसीज या दैट नंबर ऑफ एंटिटीज दैट एग्जिस्ट इन 12 ग्राम ऑफ, या फिर दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। बहुत ही बेसिक सा चीज है, मेरे हिसाब से ये चीज आता होगा आप लोगों को, और पहले भी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ से मेन टर्म शुरू होता है हम लोग का ग्राम एटॉमिक मास। तो जैसे इससे पहले हम लोगों ने एक टर्म यूज किया था एटॉमिक मास। तो एक्चुअल में एटॉमिक मास का मतलब एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को मैंने कि एक एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, राइट। तो एटम का मास होगा, मतलब हम लोग एएमयू के टर्म में काम करेंगे। बट ग्राम एटॉमिक मास थोड़ा डिफरेंट चीज है। ग्राम एटॉमिक मास को एक्चुअल में हम लोग मोलर मास भी बोल सकते हैं। इस एक टर्म का थोड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे अगर मान लो हम लोग यहाँ पे टर्म डिफाइन करें तो ग्राम एटॉमिक मास वाले पार्ट में हम लोग आराम से टर्म मोलर मास भी वर्ड यूज कर सकते हैं। मोलर मास समझना ज्यादा सिंपल टर्म है। जैसे मोलर मास का मतलब एक मोल का मास, ठीक है। अब एक मोल अगर एटम का मास है तो मोलर एटॉमिक मास वर्ड यूज कर पाएंगे हम लोग, मतलब है सेम चीज, बस हम लोग मोल्स के टर्म में काम कर रहे हैं। तो जैसे मान लो एक सिंपल एटॉमिक मास बोलते हैं, तो एटॉमिक मास का मतलब होता है एटम का मास। जब हम लोग मोलर मास बोलेंगे या मोलर एटॉमिक मास बोलेंगे, मतलब एक मोल एटम का मास हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। जैसे मान लो नीचे एग्जांपल में दे रखा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम, मतलब 16 AMU। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो जब हम लोग एक एटम का मास 16 AMU है तो दो एटम का मास 16 AMU इंटू 2 करते हैं, 10 एटम्स का मास 16 AMU इंटू 10 करते हैं। तो अगर हम लोगों को 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास निकालना है, तो हम लोग एक एटम के मास से सारे नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करके आराम से कैलकुलेशन कर सकते थे। तो जैसे अभी एक कैलकुलेशन किया था तुम लोग के जस्ट ऊपर दे भी रखा है, 1/1.66 इंटू 10⁻, जस्ट ऊपर मैंने अंडरलाइन किया इस चीज को, 1 divided by 1.66 into 10⁻⁻24 is equal to 6.023 into 10⁻23। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि अगर हम लोग 6.023 into 10⁻23 को अगर 1.66 into, एक सेकेंड, 1.66 into 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम लोग ये नीचे साइड में जो दे रखा 1.66, जब इसको दूसरे साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 ग्राम के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। जो हम लोग के सबसे नीचे में वैल्यूज दे रखे हैं, ये सबसे नीचे में, इसको ब्लू कलर से हम अंडरलाइन भी कर रहे हैं, ठीक है। जो सबसे नीचे में हम लोग के वैल्यूज दे रखे हैं उसमें हम लोग के पास ये टर्म दे रखा है AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हम लोग का वैल्यू 1 ग्राम के बराबर आएगा, और बाहर 16 है, मतलब नेट वैल्यू हम लोग 16 ग्राम के बराबर आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो एटॉमिक मास था वो एटॉमिक मास ऑक्सीजन वाले पार्ट के लिए 16 AMU था। जब हम लोग ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे या फिर मोलर एटॉमिक मास की बात करेंगे तो वहां पे 16 तो सेम है, बस AMU वाले पार्ट की जगह पे हम लोग ग्राम के टर्म में काम करेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज नहीं करेंगे। अगर सवाल में AMU दिया, सॉरी सवाल में एटॉमिक मास दिया, तो मास नंबर के आगे AMU लगा दो। अगर सवाल में मोलर मास, मोलर एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास दिया तो सीधा मास वाले पार्ट के या मास नंबर के आगे ग्राम लगा दो। जैसे मान लो
अगर हम लोग ऐसा बोले कि सोडियम वाले पार्ट का हम लोगों को एटॉमिक मास निकालना है, सोडियम मतलब मास नंबर वाला पार्ट 23, तो अगर एटॉमिक मास निकालना है तो हम लोग सीधा 23 AMU बोल सकते हैं। बट अगर इसी सवाल में मेंशन कर दे कि सोडियम का हम लोग को मोलर मास निकालना है या ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, तो हम लोग सीधा AMU वाले पार्ट की जगह पे ग्राम मेंशन करके काम करेंगे। इस एक छोटे से डिफरेंस का बस ध्यान रखना, अगर एटॉमिक मास बोला तो AMU, अगर ग्राम एटॉमिक मास बोला तो उस केस में AMU की जगह पे हम लोग ग्राम प्लेस करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट अपने को थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये अपना ग्राम एटॉमिक मास है। सिंपल सा डेफिनेशन, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, 1 मोल एटम्स के मास को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास आराम से बोल सकते हैं। वैसे शायद से तुम लोगों ने पहला जो हम लोग का स्लाइड है, मतलब ये सब क्वेश्चन शायद तुम लोगों ने पहले भी कर रखा था, तो इन क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा इन क्वेश्चन वाले पार्ट से आगे मूव करना शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन तुमने शायद से यहाँ तक डिस्कस कर रखा था। ठीक है, ये टेबल शायद तुम लोग को याद होगा, यस सर। कर रखा था। तो चलो ठीक यस है, सर। हम लोग इसके अगले क्वेश्चन में जाते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, आंसर दे रखा है, ट्राई करके देखो, अगर डिफिकल्टी होगा तो पूछ सकते हैं। सवाल में सल्फर का मास नंबर दे रखा है 32 के बराबर, और सवाल ने पूछा है 3 ग्राम एटम्स। अच्छा, एक छोटा सा टर्म बोलना शायद मैंने भूल दिया, एक ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना, अगर कहीं भी टर्म ग्राम एटम्स दे रखा होगा या फिर ग्राम मॉलिक्यूल्स दे रखे होंगे या फिर ग्राम आयंस दे रखे होंगे, तो ग्राम एटम्स का मतलब मोल्स होते हैं। जैसे अगर मान लो 2 ग्राम एटम दिया, तो 2 ग्राम एटम का मतलब 2 मोल्स ऑफ एटम्स बोलेंगे। ये थोड़ा एक वर्ड ध्यान रखना, जैसे ग्राम एटॉमिक मास अलग चीज होता है, ग्राम एटम्स अलग चीज होते हैं। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास मतलब मास की बात कर रहे हैं, बट अगर ग्राम एटम्स बोलेगा तो हम लोग मोल्स की बात कर रहे हैं। सर सिमिलर टाइप यही से, डाउट आ रहा था सर कि हाँ 3 ग्राम तो पहले से लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, हम डिस्कस कर लिए, टर्म बोलना भूल गए थे। ग्राम मॉलिक्यूल्स बोला अगर, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया वापस से मोल्स, लेकिन एक छोटे से डिफरेंस के साथ, मोल्स ऑफ। अब हम लोग यहाँ मॉलिक्यूल दे रखा लेफ्ट साइड में, तो हम लोग एटम्स की जगह पे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो जैसे मान लो 5 ग्राम मॉलिक्यूल दे रखा होता है, इसका मतलब 5 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल वर्ड मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। और अगर मान लो आयंस की बात करते हैं, तो जैसे दूसरे कलर से इसको लिख देते हैं, मान लो 10 ग्राम आयंस बोलता है, तो 10 ग्राम आयंस का मतलब 10 मोल्स ऑफ आयंस हम लोग इस टर्म में काम कर रहे हैं। तो इस एक टर्म को अपने कॉपी में नोट करके रखना, ग्राम एटॉमिक मास अलग चीज है, ग्राम एटम्स अलग चीज है। ग्राम एटम्स मतलब मोल्स, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्राम आयंस मतलब मोल्स ऑफ आयंस। तो अगर कभी भी केवल इतना पार्ट देगा तो हम लोग मोल्स के टर्म में काम कर रहे होंगे। ट्राई करके देखो सवाल।
चलो ध्यान दो, जैसे सवाल में पूछा है व्हाट इज द वेट ऑफ 3 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर, और उसमें रिलेटिव एटॉमिक मास वाला पार्ट 32 के बराबर दे रखा। तो सवाल में 3 ग्राम एटम्स मतलब 3 मोल्स ऑफ एटम की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। सवाल में 3 ग्राम एटम्स दे रखे, इसका मतलब हम लोग 3 मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स के मास का कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। तो जैसे एक चीज कह सकते हैं हम लोग, अभी जस्ट हम लोगों ने मोलर मास कैलकुलेट किया था, अभी हम कुछ फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, बट अभी जस्ट हम लोगों ने मोलर मास का डिस्कशन किया था। तो मोलर मास के डिस्कशन में बोला था अगर एक मोल का मास निकालने बोलेगा तो मास नंबर के आगे ग्राम लगा देना। तो जैसे ऐसा कंसिडरेशन कर सकते हैं हम लोग, मोलर मास ऑफ सल्फर, या फिर इसी चीज को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, इसका मास नंबर 32 है, 32 के आगे सीधा ग्राम लगा दो। सीधा इस चीज को अब याद रखना, मतलब इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश मत करना, सीधा याद रखो। अगर मोलर मास बोला तो मास नंबर के आगे 32 लगा देना है, तथा एक मोल का मास, 1 मोल का मास 32 ग्राम है। तो 3 मोल का मास कितना होना चाहिए, तो उस केस में 3 इंटू 32 कर सकते हैं, और ये पार्ट 96 के बराबर आराम से निकल के आ जाएगा। तो जैसे सवाल में हम लोग आगे एक फॉर्मूला भी जस्ट अभी मेंशन करेंगे, बट उस फॉर्मूले के ऊपर तो हम लोग को आना ही है, ये बेसिक पार्ट का कैलकुलेशन हम लोग को थोड़ा ध्यान होना चाहिए। व्हाट इज द वेट ऑफ 3 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर, तो सल्फर का मास नंबर मालूम है, तो ग्राम एटम्स बोला मतलब 3 मोल्स का मास कैलकुलेट करने बोला, तो पहले हम लोग मोलर मास यूज कर लेंगे, और मोलर मास 32 ग्राम के बराबर है। तो 1 मोल का मास 32 ग्राम, 3 मोल का मास हम लोग आराम से 96 मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। यहाँ तक के पार्ट में मेरे हिसाब से कोई डिफिकल्टी नहीं रहा होगा। तो हम लोग इसके बाद आगे के जो कैलकुलेशन है अब उसको लिखते जाएंगे आपके वन नोट वाले ऐप में, और आपको नोट्स भी फटाफट अपने आप नोट करते चले जाना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग वन नोट वाले ऐप में मूव कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे वही चीजें हम लोग को थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में करते जाना है, तो हम लोग उस चीज पे आते हैं। जैसे मान लो जब हम लोग डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी तक एटम्स के टर्म में सारा कैलकुलेशन किया था, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, बट मॉलिक्यूल के बारे में तो कोई डिस्कशन अभी तक नहीं किया। अच्छा, तुम लोगों को शायद मैंने एक सवाल भी बोला था ना, एटम्स एंड ये मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है, ऐसा कोई बोला था सोचने के लिए? नहीं, आदित्य? यस सर। हाँ भाई, बताया था ऐसा कोई क्वेश्चन, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है? बताओ अभी जल्दी, मॉलिक्यूल्स में एंड कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है? बताओ प्लीज। सर मॉलिक्यूल्स में एटम्स के फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होते, पर कंपाउंड में फिक्स प्रोपोर्शन होते हैं। मॉलिक्यूल्स में एटम के फिक्स प्रोपोर्शंस नहीं होते, दो अलग एलिमेंट्स की फिक्स प्रोपोर्शन कंपलसरी नहीं है। मॉलिक्यूल में फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है? मे बी। अगर H2O है तो H2O में तो हाइड्रोजन, H2O मॉलिक्यूल बोलते हैं हम लोग हमेशा, तो H2O मॉलिक्यूल में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फिक्स प्रोपोर्शन है। अभी और किसी को मालूम है? ऋषि? सर मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट्स के होते होंगे और कंपाउंड किसी दो एलिमेंट्स की वजह से। अरे भाई, तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है H2O सेम एलिमेंट है क्या? ये हाइड्रोजन सर- अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। सर दो अलग मॉलिक्यूल मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। दो अलग मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बनाते हैं। जब लोग एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो वहां पे हम लोग टर्म कंपाउंड यूज करते हैं। मतलब कंपाउंड बेसिकली मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्बिनेशन टाइप का फॉर्म है। जब हम लोग मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो एक सिंगल स्पीशीज की बात कर रहे हैं, मतलब एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बना। पर मॉलिक्यूल को जब हम लोग कंबाइंड फॉर्म में रखते हैं, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल से एसोसिएट कर देते हैं, तो वहां से हम लोग टर्म कंपाउंड वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो जैसे अभी तक हम लोगों ने जो भी डेफिनेशन डिस्कस किया, एग्जैक्टली सेम चीजें अब हम लोग मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास बोला तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं, एटॉमिक मास बोला तो मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोला तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है तीनों में, और एक्चुअल में इनका डेफिनेशन भी कुछ नहीं दिया जाता है। अब हम लोगों को फॉर्मूले के हिसाब से काम करना होता है। जैसे हम लोगों ने अभी तक मोल्स डिफाइन कर लिया,
मोलर मास डिफाइन कर लिया, मास नंबर वाला पार्ट हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है। तो एक फॉर्मूला सबसे पहले तुम लोगों को नोट करना है। जैसे अगर हम लोगों को मोल्स निकालने हैं तो हम लोग मोल्स का कैलकुलेशन के टाइम पे जो भी हम लोग के सब्सटेंस का, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो एटम्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, जो भी हम लोग का सब्सटेंस दे रखा उसका हम लोग टोटल वेट यूज करेंगे। टोटल वेट डिवाइडेड बाई हम लोग मोलर मास कर सकते हैं। तो अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड के टोटल मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो वहां से हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, मोल्स को नॉर्मली एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन। ये कन्वेंशन जनरली ध्यान रखना, स्मॉल एन मोल्स के लिए होगा। और टोटल वेट वाला पार्ट डब्ल्यू हो गया, मोलर मास वाले पार्ट को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। एक ये फॉर्मूला जो तुमको जिंदगी भर याद रखना है, मतलब इस फॉर्मूले को भूल ही नहीं सकते, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा, जैसा अभी डिस्कशन किया, एक मोल का क्या मतलब है, तो वन मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। तो अगर 2 मोल होता तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अगर 10 मोल होते हैं तो 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं जैसे अगर हम लोग के पास नंबर ऑफ मोल्स दिए, अगर एक था तो 6.023 से मल्टीप्लाई किए, अगर 2 होता तो 2 इंटू 6.023 करते, अगर 10 होता तो 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 करते। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है, अगर वो कैलकुलेट करना है हम लोगों को, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को अगर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगाड्रो नंबर का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23, तो यहाँ से टोटल स्पीसीज निकल के आ सकते हैं। बट हम लोग इस फॉर्मूले को नॉर्मली इस फॉर्मेट में याद रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को अगर कैलकुलेट करना है, जो अपने राइट साइड में दे रखा, रेड से अंडरलाइन कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो हम लोग इस Na वाले पार्ट को उठा के दूसरे साइड लेके जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। जैसे ये दो फॉर्मूले अपने को इसलिए याद रखने हैं क्योंकि हम लोग इन दोनों फॉर्मूले को आपस में एसोसिएट करेंगे। आगे जाने के बाद एक और फॉर्मूला आएगा, उसको भी एसोसिएट करना शुरू करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन मोलर मास, जो कि ऊपर के साइड में दे रखा। और सेकंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज बाय एवोगाड्रो नंबर। और अगर वहां से हम लोगों को टोटल मास निकालना है, मान लो टोटल वेट, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग को टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज निकालना है तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले अपने कॉपी में नोट कर लो और इन दोनों के बीच का एक रिलेशन डिस्कस करते हैं। नोट करो फटाफट कॉपी में। हो गया सर। चलो भाई, नोट कर लिया अगर फॉर्मूला तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे सर हाँ निमेश बोलो। सर एक एग्जांपल दिए ना, दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ ठीक है, दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है मतलब सर वो मोल्स दोनों में या उसका टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ हाँ वेट। ठीक है आ रहे हैं उसी एग्जांपल में तो आएंगे भाई, बहुत क्वेश्चंस कराने इस चीज पे, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे, जो किया था ना कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब जो कैलकुलेशंस किए थे, तो जैसे हम लोग उसको एकदम बिल्कुल यूनिटरी मेथड से करते हुए चल रहे थे कि टोटल मास को हम लोग 1 AMU से डिवाइड किया, टोटल मास को एक एटम के मास से डिवाइड किया तो अपना काम हो गया। अब हम लोग उस तरीके से काम नहीं करेंगे, हम लोग मोल्स के तरीके से काम करेंगे। जैसे कि देखो, इस पूरे फॉर्मूले में हम लोग के पास ऊपर यहाँ पे मोल्स है, नीचे भी मोल्स दे रखा, मतलब दोनों में मोल्स दे रखे हैं। बट ऊपर वाले केस में हम लोग का जो मोल्स है उसका एसोसिएशन मास से है, जबकि नीचे वाले केस में हम लोग के मोल्स का एसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज से है। तो दोनों केसेस में मोल्स तो है, जबकि दोनों केसेस में जो टर्म है एसोसिएट, ये एसोसिएशन का वो अलग अलग है। पहले वाले केस में वेट है, जबकि दूसरे वाले केस में टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है। तो जैसे हम लोग नॉर्मली करते क्या है
अगर हम लोग को कभी भी टोटल वेट वाले पार्ट को टोटल नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं करते हैं। हम लोग सबसे पहले टोटल वेट वाले पार्ट से मोल्स में जाते हैं, और उसी मोल्स वाले पार्ट से होते हुए हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज में जाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक चीज का ध्यान रखना, इस चीज को हम लोग आगे और एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। हम लोग के पास अभी दो टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है। एक टर्म दे रखा टोटल मास वाला पार्ट, और दूसरा टर्म दे रखा है हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज का। ठीक है, अभी के लिए हम लोग के पास यही दो चीजें दे रखी हैं, बट एक चीज दोनों में कॉमन है, मोल्स। तो जैसे अगर हम लोगों को टोटल मास वाले पार्ट से अगर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज पे जाना है, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं जाएंगे। हम लोग हमेशा यहाँ वाले पार्ट से पहले मोल्स में जाएंगे, और फिर मोल्स वाले पार्ट से हम लोग आगे जा सकते हैं। उल्टा भी हो सकता है, जैसे अगर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दिया और हम लोग को टोटल मास निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज से मोल्स वाले पार्ट में जाएंगे, फिर मोल्स वाले पार्ट से हम लोग आराम से टोटल मास वाले पार्ट में जा सकते हैं। मतलब ये कन्वर्जन हम लोग के लिए आराम से पॉसिबल है। हम लोग मास को नंबर ऑफ स्पीशीज में या नंबर ऑफ स्पीशीज को डायरेक्टली मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को मोल्स का सहारा लेना पड़ेगा। और वो जो फॉर्मूले दे रखे ऊपर एग्जैक्टली उसको हम लोग यूज करते हुए चलेंगे इस कन्वर्जन के टाइम पे। कैसे करना है उसका तरीका ये है, जैसा अभी ऊपर लिखा मैंने, ठीक है। टोटल मास को अगर हम लोग मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आता है। तो जब हम लोग ये ग्रीन वाले एरो की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल मास में जो ग्रीन वाला एरो है, तो टोटल मास से जब हम लोग को मोल्स में जाना होगा, तो हम लोग मोलर मास वाले पार्ट से डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो मास से मतलब टोटल मास से मोल्स में जाना था, तो हम लोगों ने डिवीजन किया। तो जब उल्टा जाना होगा, तो हम लोग फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। हम लोग आराम से मोल से मास में जाना होगा, तो मोलर मास वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हैं। सेम टाइप से दूसरा फॉर्मूला था अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, इसको ऊपर अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज बाय एवोगाड्रो नंबर। तो अगर हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज वाले पार्ट से नंबर ऑफ मोल्स में जाना है, तो हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इसी चीज को हम लोग नीचे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज से नंबर ऑफ मोल्स में जाना है, मतलब बेसिकली हम लोग ब्लू वाले एरो की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम लोग को मोल से टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज में जाना है, तो ऊपर भी लिखा था हम लोगों ने, जब मोल्स वाले पार्ट से हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज में जाना है, तो हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग ग्रीन वाले एरो पे नीचे आराम से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हैं। तो जैसे डायग्राम देखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट सिंपल सा है। अगर हम लोगों को टोटल मास से टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज में जाना है, तो पहले टोटल मास से मोल्स निकालो, फिर मोल्स वाले पार्ट से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज निकालो। अगर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज दे रखा और टोटल मास में जाना है, तो पहले टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल्स में जाओ, और मोल्स के बाद फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई करके उसके टोटल मास वाले पार्ट में आराम से जाया जा सकता है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम वाला पार्ट थोड़ा ध्यान रखना, कि हम लोग को जब भी सवाल में टोटल मास देगा और टोटल स्पीसीज निकालना होगा, या टोटल स्पीसीज देगा तो टोटल मास निकालना होगा, तो हम लोग हमेशा मोल्स के थ्रू होते रहेंगे। इस एक चीज का ध्यान रखना, ये डायग्राम नोट कर लो। फिर इसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आएंगे। काफी सारे क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अगर नोट कर लिया तो हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट से चलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हो,
calculate the number of atoms present in 64 gram of oxygen. Calculate the number of atoms present in 64 gram of oxygen. तो सर जैसे 4Na। हाँ ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, अगर आता है तो अच्छी बात है, बस छोटा सा डिस्कशन है। जैसे सवाल में नंबर ऑफ एटम्स निकालने बोला है और सवाल में मास दे रखा, तो अगर हम लोगों को मास वाले पार्ट से एटम्स पे जाना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज पे जाना है, तो पहले मोल्स पे आओ, फिर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज पे जाओ। तो जैसे अगर हम लोगों को मास से मोल्स पे जाना होगा, तो जस्ट अभी फॉर्मूला मेंशन किया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो टोटल वेट दे रखा है सवाल में 64 ग्राम के बराबर, और ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। तो अभी जस्ट मेंशन किया कि जो भी हम लोग मोलर मास निकालेंगे उसमें मास नंबर के आगे केवल हम लोग को ग्राम लगा देना है। तो जैसे वेट वाला पार्ट 64 ग्राम हो गया और मोलर मास 16 ग्राम हो गया, यहाँ से ग्राम का यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 से 64 कैंसिल आउट होगा, मतलब 4। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आराम से 4 के बराबर आ गया। और अब सवाल में एटम्स निकालने बोला है, तो जब हम लोगों को नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन अगर लिखे हम लोग, तो आराम से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जस्ट ऊपर फॉर्मूले में दे रखा कि अगर हम लोग ग्रीन वाले एरो को फॉलो करें, मतलब मोल से टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज में जाए, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा अपने पास, 4 के बराबर, और एवोगाड्रो नंबर को हम लोग Na के टर्म में छोड़ सकते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा 4Na। ज्यादा एग्जैक्ट आंसर होगा तो 4 × 6.023 × 10⁻23, लेकिन जैसे जब क्वेश्चन होता है तो आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। अगर ऑप्शन में Na दे रखा तो Na के टर्म में छोड़ देंगे। अगर 6.023 के मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे होंगे तो हम लोग 6.023 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ये हम लोग का बेसिक क्वेश्चन होगा। कोई डाउट अगर इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं, जिसको भी डिफिकल्टी होगा पूछ लेना। सर हम लोग तो इसे यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यूनिटरी मेथड हमेशा थोड़ा लंबा होता है, वो एक जनरल मेथड होता है। जैसे तुम लोग को याद होगा, आज ये जो पहले क्वेश्चंस कराए हम लोगों ने, ठीक है, तो ये तुम लोगों ने किस तरीके से किया, यूनिटरी मेथड से किया, तो ये ज्यादा टाइम टेकिंग है। अगर इस चीज को हम लोग इस फॉर्मूले के ऊपर पुट करके फटाफट सॉल्व करें, आखिर फॉर्मूला क्यों डिफाइन किया गया जब यूनिटरी मेथड से काम कर ही सकते हैं। तो फॉर्मूला हमेशा चीजों को फास्ट करने के लिए किया जाता है, तो हम लोग यूनिटरी मेथड से आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर यूनिटरी मेथड से करेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। ये फॉर्मूले के थ्रू हम लोग काम करेंगे तो ज्यादा फास्टली काम कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलो ओके। चलो अब एक छोटा सा टर्म हम मेंशन कर रहे हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने एटॉमिक मास डिस्कस किया था, तो जैसे बोला था ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो हम लोग 16 AMU बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन वाले पार्ट का मोलर एटॉमिक मास तो हम लोग 16 ग्राम बोल सकते हैं। मान लो हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 AMU लिखेंगे। AMU लिखो या फिर U लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं U होगा, कहीं कहीं AMU होगा। और अगर हम लोग क्लोरीन का मोलर एटॉमिक मास लेंगे तो उस केस में 35.5 ग्राम के बराबर होगा। तो यहाँ तक तो अपना एटॉमिक मास चल रहा था, बट फिर हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करना शुरू करते हैं। तो मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, जैसे मान लो अगर हम लोग O2 लेते हैं, तो अगर यहाँ पे हम लोगों को एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो सॉरी मान लो यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है, तो जब एटम था तो एटॉमिक मास वर्ड यूज किए थे। जब मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल में डेफिनेटली हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे भी 2 चीजें हैं, एक तो मॉलिक्यूलर मास और दूसरा मोलर मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। मतलब हम लोग जो मोलर एटॉमिक मास बोल रहे थे, सिमिलर टाइप से हम लोग मोलर मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर इसी चीज को हम लोग आराम से ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही बोल सकते हैं। तो जैसे कुछ डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा, बस यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सारे एटम्स के मास नंबर को ऐड करना है। जैसे O2 में ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, तो एक एटम का मास 16 है, तो 2 एटम का मास टोटल 16 × 2 मतलब 32 के बराबर हो जाएगा।
तो मास नंबर हम लोग आराम से 32 के बराबर ले सकते हैं। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तो हम लोग आंसर 32 AMU होगा। और अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास की जगह पे मोलर मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो यहाँ पे हम लोग आराम से 32 ग्राम मेंशन करके काम कर सकते हैं। मतलब सेम चीज है, बस अब हम लोगों को मास नंबर ऐड करके काम करना है। जैसे मान लो मीथेन की बात करते हैं, CH4। तो CH4 वाले पार्ट में एक मॉलिक्यूल दे रखा, तो आइदर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा या हम लोग को मोलर मास कैलकुलेट करना होगा। तो कार्बन का मास नंबर होता है 12 और एक ही एटम दे रखा तो उसको छोड़ दिया। हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1 लेकिन उसमें 4 एटम्स दे रखे, तो टोटल मास नंबर 16 के बराबर हो गया। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास वाला पार्ट 16 AMU निकल के आ जाएगा और मोलर मास वाला पार्ट 16 ग्राम के बराबर आराम से निकल के आ सकता है। तो जैसे तुम में से 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे जिन लोगों ने ये चीजें 9th में पढ़ी थी उनको सारे क्वेश्चन सॉल्व में जाने पहचाने टाइप के दिखाई देंगे, बट जिन लोग नए हैं उन लोगों को कुछ क्वेश्चन थोड़ा फास्टली सॉल्व करना है। और जैसे ही सॉल्व कर लेंगे अपना हाथ आराम से रेज कर लेंगे। एक क्वेश्चन नोट करो जो तुमको खुद से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द, फटाफट क्वेश्चन नोट करते जाओ। Calculate the molecular mass and gram molecular mass. कैलकुलेट करते जाओ। और जिसको भी मास नंबर याद नहीं होगा पूछ सकता है कि सर इसका मास नंबर कितना होगा। ठीक है, ट्राई करके देखो 200 क्वेश्चंस। सर स्लाइड ऊपर कीजिएगा थोड़ा। एक सेकंड। सर हाँ सर CH3COOH में O का अलग अलग लेंगे 1 1 या CO अलग और O अलग? क्या बोला? सर मतलब थोड़ा अजीब क्वेश्चन है लेकिन समझ अबे नहीं आ अजीब रहा। क्वेश्चन क्या है भाई, तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मतलब होता है ना। तो टोटल 2 कार्बन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए और हाइड्रोजन कितना, टोटल 4 है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ना, तो सर एक साथ क्यों नहीं है? अरे 2 ऑक्सीजन एटम है ना भाई। ठीक है सर, तो 2 समझ आएगा। हाँ गजब नालायक। वो सर ऐसे ही डाउट आ गया था। चलो ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लिया करना, कोई दिक्कत नहीं। डाउट नहीं होना चाहिए वरना तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग में रिफ्लेक्ट होगा।
सर सुक्रोज का फॉर्मूला। सुक्रोज का फॉर्मूला कौन पूछ रहा है? अनिमेश, क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, उससे पहले ही पढ़ा होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6 होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला C6 से होता है और सुक्रोज जस्ट डबल होता है, C12H22O11। शुगर भी बोल सकते हैं इस चीज को। सर डबल बताए तो H24O12 होना चाहिए। अरे डबल का मतलब एग्जैक्टली डबल नहीं होता, उधर से पानी भी निकालना होता है। मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो उससे H2O हटा दो। तो इस चीज को भी डिस्कस कर लेंगे। ऊपर से आंसर भी लिखते जा रहे हैं, जिन लोगों को डिस्कशन करना होगा या डाउट होगा वो पूछते चले जा रहा। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, दोनों को अलग अलग लिख दे रहे हैं, बस एक सेकेंड। अमोनिया का 17 AMU होना चाहिए और 17 ग्राम। NaOH का 40 AMU होना चाहिए, 40 ग्राम। एसिटिक एसिड वैसे तो मुझे याद है, तुम लोग को भी टाइम के साथ याद हो जाना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक में कोई डाउट है तो पूछ लो। हो गया सर। 1 से 5 में कोई डाउट नहीं किसी को? बढ़िया मिली, अच्छी बात है। नो सर। जिन लोगों ने ये सब चीजें क्लास 9th में पढ़ रखी होंगे उनको ये बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा बोरिंग है, बस 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद सारा बोरियत दूर हो जाएगा तुम्हारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। 2H2O तो हाफ H2O होता है, हाफ H2 सर। हाफ हाफ H2O, H2 होता है सर। ठीक है। कैल्शियम का मास नंबर 40, सल्फर का मास नंबर 32 प्लस 16 × 4 मतलब 64 प्लस हाफ H2O मतलब 9 होगा, तो उसके हिसाब से 100, 32, 36 और 145 होना चाहिए शायद, 145 AMU, 145 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 तक में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 8 तक में अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो। हाय प्रशांत, कोई डाउट? यस सर। सारा बन रहा है? यस सर। ओके, बढ़िया। चलो अब इसके नीचे वाले पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। Na4FeCN6 वाले पार्ट में 23 × 4 होना चाहिए प्लस 56 प्लस CN 12 प्लस 14 मतलब
ठीक है, इसको अलग से लिख लेते हैं, 12 इंटू 6 कर देते हैं प्लस 14 इंटू भी 6 कर देते हैं। तो यहाँ से 23 इंटू 4 हो जाएगा 100 में से 8 माइनस कर लिया 92 प्लस 56 प्लस 72 प्लस 84, तो उसके हिसाब से 10 के 144 कितना आएगा भाई, 4 6 4 10 4 14, फिर उसके बाद 9 5 14 7 21 21 8 29 30, 304 के बराबर वैल्यू आना चाहिए। 304 ग्राम मोलर मास हो जाएगा, 304 एमयू मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सर ये है क्या कॉमन नेम? कॉमन नेम अभी इसका डिस्कशन नहीं करना है हम लोगों को, वैसे एक छोटा सा पार्ट मेंशन कर रहे हैं। किसी को मोलर मास में अगर दिक्कत हो तो पहले पूछ लो, किसी को भी। ऋषि कोई दिक्कत? ऋषि? नो सर। वर्षन? वर्षन? नो सर। ओके, अरे अपना माइक्रोफोन ऑफ करके रखो। हाँ, जैसे एक चीज थोड़ा ध्यान देना, जैसे कभी भी इस तरह का अगर कंपाउंड देगा जिसमें एक बड़ा ब्रैकेट दे रखा होगा, इसके अंदर कुछ दे रखा होगा, इस तरह के कंपाउंड को हम लोग एक जनरल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, या इसी चीज को एक और लैंग्वेज में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोला जाता है। ये दोनों टर्म यूज किए जाते हैं। जब क्लास 12th में जाएंगे तो क्लास 12th के सबसे ऑलमोस्ट लास्ट में ये एक टॉपिक के नाम से, मतलब ये पूरा का पूरा हम लोग को टॉपिक डिस्कस करना है, जिसमें इस बड़े ब्रैकेट के अंदर हम लोग चीजें एसोसिएट करके रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी भी आएगा तो बस एक चीज ध्यान रखना। जैसे मान लो हम लोग NaCl लेते हैं, तो NaCl को लिखते हैं ना हम लोग Na+ और Cl-। तो सिमिलर टाइप से जो भी कंपाउंड देगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें जो ब्रैकेट का पार्ट होगा, ये जो ऊपर हम लोग मेंशन कर रहे हैं, इसमें जो ब्रैकेट का पार्ट होगा, इसके अंदर के पार्ट को हम लोग डिसोसिएट नहीं कर सकते, बाहर वाले पार्ट को केवल डिसोसिएट करेंगे। मतलब ऐसा कंसिडर कर सकते थे हम लोग, Na4 FeCN6 दे रखा, इस चीज को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो 4 सोडियम मिलेगा और उसके साथ साथ हम लोग को FeCN6 भी मिल जाएगा, तो इस चीज में हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो लास्ट में कंपाउंड दे रखा है FeCN6, इसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है, ठीक है। बाकी हम लोग क्लास 12 में इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हम लोग FeSO4.5H2O का कैलकुलेशन करेंगे, तो FeSO4 में 56 हो गया, फिर उसके अलावा सल्फर का 32 हो गया, ऑक्सीजन का 16 मास नंबर, लेकिन 4 एटम्स है, इंटू 4 कर देंगे, प्लस H2O का मास नंबर टोटल 18 होता है और टोटल 5 मॉलिक्यूल्स है। तो 56 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90, उसके हिसाब से 2 होगा लास्ट में। फिर उसके बाद 5 3 8 6 14 और 9 23 1 24, 242 मास निकल के आना चाहिए हम लोग का FeSO4.5H2 में, 242 ग्राम या फिर 242 mU। कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 10 तक में तो पूछ लो। नो सर। कितना आसानी से समझ में गया तुम लोगों को? सही है भाई, चलो अगर समझ में आ गया है तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बचपन में कभी एक चीज सुना होगा, जैसे मे भी हो सकता है शायद ये टर्म सुना है, शायद हो सकता है ना सुना हो। हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एटॉमिसिटी, ठीक है। ये छोटा सा एक बेसिक टर्म है, इस चीज को डिस्कस कर रहा है। जैसे सुने हैं सर। हाँ सुन रखा तो अच्छी बात है। जैसे इस टर्म के बारे में सिंपली ऐसा समझ सकते हैं, मान लो O2 है, तो उसको देख के मालूम पड़ रहा है कि इसमें हम लोग के पास टोटल 2 एटम्स है। अगर मान लो NH3 है, तो NH3 वाले पार्ट में टोटल 4 एटम्स दिख रहे होंगे, एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन वाले पार्ट का। मान लो अगर हम लोग CH4 लेके चलते हैं, तो CH4 में एक कार्बन एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम, सॉरी 4 हाइड्रोजन एटम, मतलब टोटल 5 एटम्स है। तो नॉर्मली जब हम लोग किसी भी एक स्पीसीज की बात करते हैं, तो उस स्पीसीज में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है
उससे हम लोग ये टर्म्स डिफाइन करना शुरू करते हैं। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का सिंपल मतलब इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें हम लोग ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं कि अगर 2 एटम होगा तो एटॉमिसिटी हम लोग 2 मेंशन कर सकते हैं, या फिर इस चीज को हम लोग जनरल लैंग्वेज में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। अगर एटॉमिसिटी 4 होगा तो 4 या इससे हायर वाले पार्ट में हम लोग टर्म पॉली एटॉमिक वर्ड यूज करना शुरू करते हैं। अब एटॉमिसिटी 4 है, एटॉमिसिटी 6 है, लेकिन जनरल फॉर्म में हम लोग पॉली एटॉमिक वर्ड यूज करना शुरू करेंगे। तो जैसे अगर 1 एटम हुआ तो 1 एटम वाले पार्ट में हम लोग टर्म आराम से मोनो एटॉमिक यूज कर सकते हैं। 2 के लिए तो ऊपर मेंशन किया ही था हम लोगों ने, 2 वाले पार्ट में हम लोग टर्म आराम से डाई एटॉमिक मेंशन कर सकते हैं। अगर 3 होगा तो हम लोग टर्म आराम से ट्राई एटॉमिक मेंशन कर सकते हैं। तो अगर कभी भी ये टर्म हम लोग जनरली यूज करेंगे तो ध्यान रखना एटॉमिसिटी 2 है, एटॉमिसिटी 3 है, एटॉमिसिटी 4 है, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना। इसका हम लोग कोई डेफिनेशन मेंशन नहीं करे व्हाट इज एटॉमिसिटी, बस सिंपली इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स, ये तुमको बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होना चाहिए। नोट कर लो इस पूरे पार्ट को। हाँ, 12:35 10 मिनट का ब्रेक है, फिर 12:35। अरे मिली, क्या हो गया, कोई डाउट है क्या? हाथ खड़ा कर रखी है। नहीं सर, वो आप क्वेश्चन दिए थे तभी सॉल्व हुआ था तो रिवीजन किया था। हाथ दर्द कर जाएगा, इतना देर हाथ नहीं रखा हवा में रखो। चलो भाई, एटॉमिसिटी वाला पार्ट अगर नोट कर लिया होगा तो फिर हम लोग आगे कुछ और कैलकुलेशन से बढ़ रहे हैं। हम कुछ कुछ क्वेश्चंस बोलते जाएंगे तुम लोगों को, और तुमको उन क्वेश्चंस को ट्राई करते चले जाना है। जैसे तुम्हारे उसमें स्लाइड्स में भी क्वेश्चंस होंगे, यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं आराम से। 3 मोल्स ऑफ जिंक, हाँ ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। देख कर लेंगे, फटाफट क्वेश्चन ट्राई करते जाओ, ज्यादा लेट नहीं करने का है। 0.5 Na, मतलब वही चीज। 0.5 Na, तो नीचे आंसर दे रखा 3.01 इंटू 10⁻23 के टर्म्स में। सवाल में नंबर ऑफ मोल्स दे रखा 0.5 के बराबर, और सवाल में हाउ मेनी एटम्स निकालने बोला है। तो जस्ट मेंशन किया था कुछ देर पहले, अगर नंबर ऑफ स्पीसीज निकालने हैं तो हम लोग आराम से नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे सवाल में 0.5 मोल ऑफ एटम बोला है, मतलब कॉपर मेटल बोला, जो कि सिंगल एटम के फॉर्म में होता है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम दिया तो हम लोग डायरेक्टली एटम निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल देता तो एटॉमिसिटी को ध्यान में रखते हुए काम करना। अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। नंबर ऑफ मोल 0.5 दे रखा, एवोगाड्रो नंबर Na, तो इस केस में 0.5 Na। आंसर में 3.01 दे रखा, तो 0.5 को हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से ये वैल्यू 3.01 निकल के आना चाहिए इंटू 10⁻23। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। स्क्रीन पे फटाफट क्वेश्चन दिखेंगे, क्वेश्चन नोट करो, उसका सॉल्यूशन फटाफट देखते जाना, खुद से ट्राई करते जाना। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है सर, ठीक है? इसमें ज्यादा हम लोग टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे बैच में सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, फटाफट आंसर देते जा रहे हैं। ट्राई करो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन पढ़ने हैं। वाईफाई दूसरा बंद करो, वाईफाई चल रहा होगा, चल रहा होगा। सवाल तुम लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत आसान करके दिया हुआ है।
सवाल में 98 AMU मतलब मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो मास नंबर अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, या मोलर मास भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा 98 ग्राम मेंशन करके काम कर सकते हैं हम लोग। चलो भाई ध्यान दो, जैसे सवाल में दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 294 ग्राम ऑफ H2SO4। तो अगर हम लोगों को H2SO4 के अंदर के सारे एलिमेंट्स के मोल्स निकालने हैं, तो पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 ही निकाल लेते हैं। तो जैसे अपने पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी मेंशन किया था, वेट अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास तो 98 ग्राम के बराबर मेंशन कर दिया हम लोगों ने, और वेट वाला पार्ट 294 के बराबर दे रखा। तो जिसका वेट दिया उसी के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 294 डिवाइडेड बाई 98 कर सकते हैं। तो 294 डिवाइडेड बाई 98 अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स, हाँ 3 टाइम्स दिख रहा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 तो निकल के आ गया 3 के बराबर, ठीक है। लेकिन सवाल में H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा है, सवाल में पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो H2SO4 में हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो जैसे अगर हम लोग H2SO4 कंसिडर करें, तो एक मॉलिक्यूल में हम लोग के पास हाइड्रोजन का एक की जगह पे 2 एलिमेंट दे रखा, मतलब 2 एटम दे रखा। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 एटम, 10 मॉलिक्यूल में 10 इंटू 2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग एक मोल लेते, तो एक मोल में हाइड्रोजन का 2 मोल एटम होता। तो अगर हम लोग 3 मोल ले रहे हैं, तो इस केस में 3 इंटू 2 मतलब आराम से 6 मोल ऑफ एटम्स कंसिडर कर सकते थे। मतलब जो टर्म हम लोग एटम के पार्ट में बोल रहे हैं, जिस तरीके से एटम के बारे में बातें कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग मोल्स के बारे में बातें करेंगे। जैसे मोल्स के बारे में बातें करने का मतलब H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में हम लोगों के पास बस 2 एटम दे रखे हैं। तो अगर H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 2 मोल एटम होंगे। तो 3 मोल मॉलिक्यूल में 6 मोल एटम, या फिर 3 इंटू 2 मोल्स एटम बोल सकते हैं। मान लो सल्फर की बात करते हैं हम लोग, तो H2SO4 में एक ही सल्फर है, 1:1 रेशियो चल रहा है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, तो 10 मॉलिक्यूल में 10 एटम होगा। एक मोल मॉलिक्यूल में एक मोल एटम होगा। तो 3 मोल मॉलिक्यूल में 3 इंटू 1 मतलब 3 मोल्स एटम की बात कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के हिसाब से अगर देखें, तो H2SO4 में 4 ऑक्सीजन एटम है। तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो X मॉलिक्यूल में 4 इंटू एक्स होता। या फिर ऐसा बोलते, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 4 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। तो अगर 4 मोल एक मॉलिक्यूल के अंदर है, या फिर एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर है, तो 3 मोल्स के लिए 3 इंटू 4 कर सकते थे, मतलब टोटल 12 मोल ऑफ एटम्स कंसिडर करते हुए काम किया जा सकता था। तो उस हिसाब से आंसर में हाइड्रोजन में 6 दे रखा, सल्फर वाले पार्ट में 3 दे रखा, और ऑक्सीजन वाले पार्ट में ऊपर 12 दे रखा है। ये अपना आंसर निकल के आ जाएगा। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकता है आराम से। चलो भाई, डाउट नहीं है तो अगले, हाँ बोलो अनुष्का। हाँ सर फिर से बता दीजिए ना, मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अरे यार, पूरा फिर से तो बताएंगे तो ज्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, हम एक बार बस शॉर्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन तब तक दूसरे लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई करने शुरू कर दे, ठीक है। दूसरे लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो नोट करके, और सॉरी दूसरे लोग ये क्वेश्चन नोट करके ट्राई करो, तब तक हम अनुष्का को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ठीक है अनुष्का, यस सर। तुम भी ये क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। यस सर। फटाफट क्वेश्चन नोट करके क्वेश्चन ट्राई करो, अगर कोई दिक्कत है तो फिर डिस्कशन करते हैं। बैकग्राउंड बंद कर लो अनुष्का। यस सर। है तनुश्री, क्लास खत्म हो गया स्कूल का? तनुश्री, है तनुश्री, क्लास खत्म हो गया स्कूल का?
तो अनुष्का ध्यान दो इधर, स्क्रीन दिख रहा है अनुष्का तुमको? यस सर। चलो ध्यान दो, जैसे सवाल पढ़ रखा है ना आपने एक बार? यस सर। चलो ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। सवाल में ऐसा मेंशन किया है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 AMU, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 294 ग्राम ऑफ H2SO4। तो एक चीज अभी डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि मोलर मास वाला पार्ट हम लोग निकालते हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो हम लोग AMU के टर्म में लिखेंगे। तो मोलर मास हम लोग आराम से ग्राम के टर्म में लिखते हुए काम कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोगों को H2SO4 वाले पार्ट का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो हम लोग 98 ग्राम आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आया? हाँ सर। चलो उसके आगे ध्यान दो, जैसे अभी मेंशन किया था कि कभी भी नंबर ऑफ मोल्स या किसी और चीज को निकालना होगा तो हम लोग उसमें जो एक फॉर्मूला मेंशन किया तो फॉर्मूला यूज करना है। तो जैसे सवाल में हम लोग के पास H2SO4 का मास दे रखा है, सवाल में एलिमेंट्स का मास है कुछ नहीं दे रखा, सीधा H2SO4 का मास दे रखा है 294 ग्राम के बराबर। तो अगर H2SO4 का मास दिया है तो हम लोग मोल्स भी H2SO4 का निकालेंगे, जिसका मास जिसके मोल्स जिसके एटम देंगे उसके बारे में ही डायरेक्टली कमेंट करेंगे। तो हम लोग का जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, तो जस्ट डिस्कस किया था। तो यहाँ से अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालते हैं तो टोटल मास दे रखा 294 ग्राम के बराबर, और हम लोग का मोलर मास अभी जस्ट ऊपर बोला है 98 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 का 3 निकल के आ जाएगा। यहाँ तक का पार्ट तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ सकता होगा, ठीक है। बट सवाल में H2SO4 का मोल्स को कैलकुलेट करने बोला ही नहीं है, सवाल में बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। H2SO4 के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो जैसे H2SO4 है तो उसके अंदर क्या क्या है, एक तो हम लोग के पास हाइड्रोजन है, दूसरा सल्फर है और तीसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन में जैसे एक चीज देखो, H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? दो। दो। तो एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं, ठीक है। तो एक मोल मॉलिक्यूल में 2 मोल एटम्स हो जाएंगे, समझ आ रहा है? माइक्रोफोन ऑन यस रखे, सर। ठीक है। एक मॉलिक्यूल में हम लोग के पास 2 एटम्स है, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 2 मोल एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग के पास H2SO4 कितना दे रखा है टोटल? 3 मोल्स के बराबर। 3। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 2 थे तो एक मोल मॉलिक्यूल में 2 मोल एटम्स हो गए, तो 3 मोल वाले पार्ट में 3 into 2 करके 6 निकाल सकते हैं। 6। यस सर। सल्फर कितने है H2SO4 में? 1। तो 8। 1 मोल मॉलिक्यूल में 1 मोल एटम है, तो 3 मोल मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? तो 3 into 1 मतलब 3 into 1 3। 3 तो ऑक्सीजन में क्या आंसर होना चाहिए? 4 into 3 12। 12, ठीक है। तो ऊपर आंसर 12 दे रखा है, समझ आया? यस सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो भाई, फटाफट ट्राई करो अगला क्वेश्चन। चलो ध्यान दो सेकंड वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाला क्वेश्चन कितने लोगों से बन गया? जिन लोगों का बन गया वो हाथ रेज कर सकते हैं। तो अच्छा सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल है। मिली से बन गया, बहुत अच्छा। अनिमेश से बन गया, बहुत अच्छा। बस 2 लोगों से बना। चलो ध्यान दो, सवाल ऐसा बोला है, अ सैंपल ऑफ इथेन, अभी जस्ट 10th क्लास में सुना होगा
इथेन क्या होता है, मीथेन क्या होता है, जो भी चीजें। A sample of ethane has the same mass as 10 to the power 7 molecules of methane. How many C2H6 molecules does the sample contain? तो सवाल में ऐसा बोला है कि हम लोग के पास एक सैंपल है इथेन का C2H6 का, और दूसरा सैंपल है मीथेन का CH4. CH4 में 10 to the power 7 molecules है, और एक कंडीशन अप्लाई किया कि जितना मास CH4 में होगा एग्जैक्टली उतना ही मास C2H6 में भी होना चाहिए। मतलब दोनों के मासेस को हम लोग को सेम करना है। तो अगर मास सेम करना होगा तो हम लोग दोनों के मास को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब बस एक कंडीशन दिया, वेट ऑफ C2H6 इज इक्वल टू वेट ऑफ CH4। तो जैसे हाँ ठीक है, अरे ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग इस चीज को अप्लाई करना शुरू करें तो हम लोग को निकालना क्या है, वेट। लेकिन सवाल में CH4 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा, इनफैक्ट मोल्स भी नहीं दे रखे हैं। तो जब हम लोग के पास नंबर ऑफ स्पीसीज देते हैं तो हम लोग पहले मोल्स में जाते हैं, तब हम लोग मास वाले पार्ट में जाते हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, क्योंकि हम लोग के पास मॉलिक्यूल्स दिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 हम लोग डायरेक्टली यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वर्षन एक बार बोला था कि सर यूनिटरी मेथड से भी तो काम कर सकते हैं, बट हम लोग को उस तरीके से थोड़ा शिफ्ट होना है। यूनिटरी मेथड है अच्छा, लेकिन थोड़ा लंबा होगा, और हम लोग ये चीज यूनिटरी मेथड से ज्यादा आसान होता, लेकिन हम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना अपने को दूसरे फॉर्मेट में, इसलिए हम लोग इस चीज के हिसाब से काम करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 10 to the power 7 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और एक सजेशन ध्यान रखना, जैसे तुम लोग को पहले भी बोला था, टाइम के साथ धीरे धीरे हम लोग कैलकुलेशंस को एनहेंस करते जाएंगे। तो जो चीजें बोलेंगे उन सजेशंस को थोड़ा फॉलो करना। जैसे हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो सारा जो कैलकुलेशन होगा वो बिल्कुल लास्ट स्टेप में करना। बाकी वैल्यूज को बीच बीच में हमेशा कट वट मत करते रहना कि हम लोग पहले ही कैलकुलेशन कर लिए फिर उस वैल्यू को दूसरी जगह पुट किए। हमेशा फाइनल कैलकुलेशन बिल्कुल लास्ट स्टेज में करना। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 हम लोग इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं, हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज करेंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ एरर निकल के आ जाए। तो हम लोग इस चीज को अवॉइड करके चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 तो निकल के आ गया। फिर दूसरा वेट का फॉर्मूला, जिससे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो यहाँ से हम लोग आराम से वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास लिख सकते थे। तो वेट ऑफ CH4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपने पास 10 to the power 7 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, और CH4 का मोलर मास, कार्बन का मास नंबर 12, हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन है तो 4, मतलब टोटल 16 के बराबर निकल के आएगा। और मोलर मास से मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग ग्राम के टर्म में काम कर रहे हैं। तो एक चीज तो मालूम पड़ गया, वेट ऑफ CH4 10 to the power 7 डिवाइडेड बाई Na into 16। और जो अपना कंडीशन दे रखा है सवाल में, वेट ऑफ CH4 इज इक्वल टू वेट ऑफ C2H6, तो इस कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे इसी पार्ट में वेट ऑफ CH4 इज इक्वल टू वेट ऑफ C2H6 है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहीं पे हम मेंशन कर देते हैं वेट ऑफ C2H6 वाले पार्ट को, वेट ऑफ C2H6, क्योंकि दोनों तो बराबर ही था। अब हम लोग उल्टा काम करना शुरू करते हैं। यहाँ भाई हम लोग को C2H6 का वेट तो मिल गया है, और निकालने क्या बोला है, तो हाउ मेनी C2H6 will exist, या हाउ मेनी C2H6 molecule does the sample contain। तो पहले हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ CH4 से वेट पे गए, अब हम लोग को C2H6 के वेट से उसके मॉलिक्यूल पे जाना है। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना है भाई, तो 10 to the power 7 into 16 डिवाइडेड बाई Na। और C2H6 का मोलर मास कितना हो जाएगा, तुम साइड में कैलकुलेट कर रहे हैं। C2H6 में 2 कार्बन है, तो उस केस में 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन वाले पार्ट में 6 into 1, टोटल हिसाब से 30 होना चाहिए। तो हम लोग टोटल वेट वाले पार्ट को मोलर मास 30 से डिवाइड करके आराम से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। फिर जब हम लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स तो अपने पास दे रखा 16 into 10 to the power 7 डिवाइडेड बाई 30 into Na। और जब इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में ये जो Na वाला पार्ट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए बोला है कि हमेशा कैलकुलेशन लास्ट में करना,
क्योंकि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जिसमें लास्ट में कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर हम लोग पहले कैलकुलेशन करेंगे फिर बाद में वापस से कैलकुलेशन करेंगे, इतना लंबा काम नहीं करना है, चीजों को अवॉइड करो। कैलकुलेशन हमेशा सबसे लास्ट स्टेप में करो ताकि बीच में कैलकुलेशन में टाइम खराब ना हो। इस एक सजेशन का थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ से इन्हें कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या अपने पास 16/30 इंटू 10⁻7। तो 16/30 को हम लोग 160/30 कर सकते हैं, और 160/30 करेंगे तो यहाँ से 16/3 निकल के आएगा, मतलब 5.33 इंटू 10⁻, ठीक है 3334 अप्रोक्सीमेटली हो, तो 5.3333 चलता जाएगा। तो उसको हम लोग 5.33 इंटू 10⁻6, और आंसर दे रखा अपना 5.34 इंटू 10⁻6, मतलब अपना आंसर ठीक है। ऐसा हम लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बोलो अभी जल्दी, अगर क्वेश्चन किसी को कोई डाउट है तो। डाउट नहीं है तो इसका सॉल्यूशन खुद से भी ट्राई करके देखें नोट करने का, ठीक है। एक बार नोट भी कर ले मेरे हिसाब से, और उसके बाद हम लोग होमवर्क वाले पार्ट पे आते हैं। आज से तुम लोगों को होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी तुम लोग एक असाइनमेंट्स आना मिलेगा, मतलब मिलना शुरू हो जाएगा। उन क्वेश्चंस को भी आपको ट्राई करते जाना है। जैसे जैसे हम लोग का लेक्चर आगे बढ़ेगा तो हम लोग आराम से ज्यादा असाइनमेंट देते चले जाएंगे, क्योंकि शुरू में तक 2 लेक्चर में कुछ पढ़ाई ही नहीं हुआ था, तो उसमें हम लोग होमवर्क क्या दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नोट्स लिख लिख के ही काम करेंगे। ये स्लाइड्स जो है ये हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा हम लोग के पास कांस्टेंट है, हम लोग अवेलेबल नहीं हो पा रहे। हम लोग लिख के ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि विजिबिलिटी उससे भी ठीक आ रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि लिख लिख के हम लोग स्क्रीन पे पढ़ाई करेंगे। जैसे मैथ्स, जब आपका फिजिक्स का क्लास होता है मैथमेटिकल टूल्स का, ठीक है, नोट्स लिखते चले जाएंगे। चलो भाई, हम लोग बुकलेट वाले, बुकलेट तुम लोग को मिल गया है ना? हाँ बताओ भाई, बुकलेट मिल गया तुम लोग को? यस सर। चलो बढ़िया, अगर बुकलेट मिल गया है तो फिर उसी से होमवर्क हम लोग दे रहे हैं। तुम लोग को जो एक्सरसाइज में मैं मेंशन करूंगा क्वेश्चन, उसको अपने कॉपी में लिख लेना, उन क्वेश्चंस को ट्राई करना, और ट्राई करने का तरीका हम थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ट्राई करते वक्त केवल बस क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। तुम्हारे बुकलेट के सबसे लास्ट पेज में उन सारे एक्सरसाइजेस के आंसर दे रखे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन जब ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना, अपने नोट्स कॉपी को देखना, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखना, क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन जब एक बार आंसर आ जाएगा तो पीछे एक बार आंसर पलट के भी देखना है कि तुम्हारा जो आंसर आया है और जो बुकलेट में जो आंसर दे रखा है सेम है कि डिफरेंट है। अगर सेम है इसका मतलब ऑलमोस्ट आपने सही मेथड यूज किया है। अगर डिफरेंट है तो जो एरर है उसको पहचानने की कोशिश करो, क्या मेरा क्या गलती है। एक बार अगर खुद से आइडेंटिफाई कर लिया तो बेस्ट है। बट अगर तुमको नहीं मालूम पड़ रहा कि आंसर कैसे आ रहा, तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे तो नेक्स्ट क्लास के बिल्कुल शुरुआत में हम लोग उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। जिसको भी डाउट है उन क्वेश्चंस के डाउट आराम से पूछते चले जा सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, पहले क्वेश्चन ट्राई करना है, फिर आंसर मैच करा के देखना है। अगर आंसर मैच कर गया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर से क्वेश्चन ट्राई करके देखो ताकि वो आंसर निकल के आए। और अगर फिर भी आंसर नहीं आ पा रहा है तो फिर अगले दिन जो भी क्लास होगा केमिस्ट्री का, उस दिन जैसे हम पूछेंगे जिसको भी डाउट है वो अपना अपना डाउट बताते जाओ, तो उन डाउट्स को मेंशन करके रखना। हम स्क्रीन पे उन क्वेश्चंस को चलाते जाएंगे और उसमें जो भी डिस्कशन करना होगा वो डाउट हम क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। ये डाउट क्लियरिंग बहुत जरूरी है, आपके पढ़ाई से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से और आपके डाउट क्लियर करने से ज्यादा फर्क पड़ता है। ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आपसे नीट में भी सवाल बनेगा। कितना भी आप अच्छा पढ़ लें, कितना भी अच्छा थ्योरी हो, आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनने वाले से, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। और जैसे एक्सरसाइज 2 जो दे रखा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। 1, 2, 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक करना ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, 16, उसके बाद क्वेश्चन नंबर
26, oh sorry, question number 26, question number 27, question number 28, 29, 30, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर, सर एसटीपी का मतलब? वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, जब टाइम आएगा तो बता देंगे। वैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं उस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इसके आगे क्वेश्चन एसटी के ऊपर ही बेस्ड, हाँ नहीं अभी और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, 43, 48, 51। अब तुम लोगों को मालूम पड़ेगा कि पढ़ाई कितना मुश्किल है जब होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा तब, ठीक है। अभी तक तो सब चिल मार रहा था, अरे होम बहुत स्लो चल रहा है, धीरे धीरे क्लास चल रहा है, कोई नहीं रहा। अभी एक बार जैसे स्पीड पकड़ना शुरू करेंगे तो तुमको मालूम पड़ेगा तुम्हारा सिलेबस 2 दिन के अंदर कितना आगे निकल गया। 52, 55, सॉरी 53, 54, 55, 56। सर एक ही दिन के बाद क्लास है। अरे तो फुर्सत में बैठा हुआ है भाई, क्वेश्चन सॉल्व कर, एक ही दिन के बाद क्लास है। तुम लोग को मालूम है नीट में कितना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है? 180 मिनट में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। मतलब 3 घंटे के अंदर 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो तुम्हारे एक बायो भी दिन में रहता है ना? तो बायो रहता है, तो कम से कम केमिस्ट्री तो 1 घंटे में 45 क्वेश्चन होते हैं ना भाई। तुम तो 45 क्वेश्चन भी नहीं दे रहे, तो फिर नालायक लोग बायो बहाना मारना शुरू, मतलब जैसा ही होमवर्क मिलना शुरू हो गया बहाना मारना शुरू कर दिया। बहुत नालायक लोग हैं तुम लोग। चलो ठीक है, इतने